नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और कई परेशान करने वाले सवाल खड़े किए। सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या। जी। हमारे पास इस घटना पर आधारित कई स्रोत हैं, समाचार लेख हैं, जांच रिपोर्टें हैं, सरकारी बयान भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी से जो जरूरी जानकारी है वो निकालकर आपके सामने रखें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद हत्या का मामला नहीं है। जी। देखिए, इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्ता के चरित्र से जुड़े कई पेचीदा पहलुओं को उजागर किया। हाँ, और हमारी आज की ये जो पड़ताल है ये 3 मुख्य ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमेगी जो इन स्रोतों से उभरते हैं। अच्छा। पहला, कि कैसे इस एक घटना ने वैश्विक भू राजनीति की जो जटिलताएं हैं, जो दरारें हैं, उन्हें सतह पर ला दिया। दूसरा, इंटेलिजेंस की जानकारी और अदालती सबूतों के बीच जो अक्सर एक तनाव दिखता है, वो इस मामले में कैसे सामने आया। सही बात है। और तीसरा, दुनिया भर में खासकर सत्ता के आलोचक पत्रकारों के लिए जो खतरे बढ़ रहे हैं, ये उसका कितना गंभीर संकेत था। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जमाल खाशोगी आखिर थे कौन। वो सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे। उनका सऊदी राजघराने से आप कह सकते हैं पुराना नाता रहा। अच्छा। वो एक समय सत्ता के अंदरूनी सर्कल का हिस्सा माने जाते थे, लेकिन बाद के सालों में, खासकर 2016 के बाद, वो सऊदी सरकार और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS में कहा जाता है, उनकी नीतियों के मुखर आलोचक बन गए। यानी एक तरह से इनसाइडर जो आउटसाइडर बन गए। बिल्कुल, कुछ ऐसे ही कह सकते हैं। सऊदी अरब में राजनीतिक आज़ादी का जो दायरा सिकोड़ रहा था और असहमति की आवाज़ों को जिस तरह दबाया जा रहा था, उसको लेकर उनकी चिंताएं बढ़ रही थीं। और इसी पृष्ठभूमि में 2017 में वो एक तरह से आत्मनिर्वासन में अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबार के लिए कॉलम लिखना शुरू किया। जी। जिससे उन्हें एक ऐसे आलोचक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली जो न सिर्फ मुखर था बल्कि जिसे सऊदी व्यवस्था की गहरी समझ भी थी। और शायद यही वजह है कि उनकी गुमशुदगी और फिर हत्या ने इतना वैश्विक ध्यान खींचा। तो फिर ये कहानी इस्तांबुल कैसे पहुंचती है? वो तुर्की में क्यों थे उस समय? तो बात 2018 की है। वो अपनी मंगेतर हतीजे चेंगिज, उनसे शादी करना चाहते थे, जो तुर्की की नागरिक थीं। अच्छा। और शादी के लिए उन्हें सऊदी अरब से कुछ दस्तावेज चाहिए थे। इसी सिलसिले में वो इस्तांबुल में जो सऊदी वाणिज्य दूतावास है वहां गए। उन्हें शायद यही लगा होगा कि ये एक सामान्य सी प्रशासनिक कार्रवाई होगी, बस एक रूटीन सा काम जो किसी बुरे सपने में बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। 2 अक्टूबर 2018 को दोपहर करीब 1:14 पर वो दूतावास के अंदर दाखिल हुए, लेकिन फिर कभी बाहर नहीं आए। बंटो इंतजार के बाद जब वो बाहर नहीं निकले तो उनकी मंगेतर, जो बाहर ही इंतजार कर रही थी, उन्होंने तुर्की अधिकारियों को खबर दी और यहीं से आपका ये मामला उलझना शुरू हुआ। तो सऊदी अधिकारियों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या उन्होंने तुरंत माना कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं, शुरुआत में बिल्कुल नहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि खाशोगी दूतावास से जा चुके हैं। अच्छा। हाँ। फिर जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और खासकर तुर्की की तरफ से सबूतों के दावे आने लगे, उनके बयान बदलने लगे। फिर कहा गया कि दूतावास के अंदर कोई झगड़ा हो गया था या बिगड़ी हुई पूछताछ हुई जिसमें उनकी मौत हो गई। और अंततः इसे कुछ बेलगाम एजेंटों, मतलब रोग एजेंट्स की अनियंत्रित कार्रवाई बताया गया। ये कहा गया कि इसका आदेश ऊपर से नहीं आया था। ये जो बदलते बयान थे, ये अपने आप में काफी संदेह पैदा कर रहे थे। और दूसरी तरफ तुर्की के जांचकर्ता क्या कह रहे थे? उनके दावे तो कहीं ज्यादा सनसनीखेज लग रहे थे। हाँ, तुर्की पक्ष का दावा तो काफी चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि उनके पास दूतावास के अंदर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग? जी। और इन रिकॉर्डिंग्स में कथित तौर पर खाशोगी के आखिरी शब्द आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, ये सुने जा सकते हैं। हे भगवान। साथ ही हाथापाई और कथित तौर पर शव को ठिकाने लगाने, शायद उसके टुकड़े करने तक की आवाजें होने का दावा किया गया। ये दावे बेहद बेहद भयानक थे और उन्होंने पूरी दुनिया को सचमुच चौंका दिया था। और सिर्फ ऑडियो ही नहीं, शायद और भी सबूतों की बात कर रहे थे तुर्की। हाँ बिल्कुल। तुर्की जांचकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 15 सऊदी एजेंटों की एक टीम की पहचान की है। 15 एजेंट्स? जी, 15। और ये टीम खाशोगी के दूतावास जाने से कुछ ही घंटे पहले इस्तांबुल पहुंची थी और घटना के फौरन बाद वापस लौट गई। बताया गया कि इसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ और खुफिया अधिकारी भी शामिल थे। बाप रे।
इसके अलावा दूतावास से बाहर निकलते हुए एक व्यक्ति का सीसीटीवी फुटेज मिला जिसने खाशोजी के कपड़े पहने हुए थे, एक तरह का बॉडी डबल। बॉडी डबल क्यों? शायद ये दिखाने के लिए कि खाशोजी दूतावास से सुरक्षित चले गए हैं। फिर दूतावास से जुड़ी गाड़ियों की संदिग्ध आवाजाही और घटना के बाद दूतावास परिसर में हुई कथित सफाई की कोशिशें, इन सब ने मिलकर एक सोची समझी, मतलब एक पूर्व नियोजित हत्या की तस्वीर पेश की। तो इन तुर्की दावों और लगातार बदलते सऊदी बयानों के बीच सऊदी अरब ने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की? कुछ किया उन्होंने? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो बहुत बढ़ गया था, तो इसके चलते सऊदी अरब ने अपनी आंतरिक जांच शुरू करने की घोषणा की। नवंबर 2018 तक उन्होंने 11 सऊदी नागरिकों पर इस मामले में आरोप तय किए। इनमें से 5 पर तो सीधे हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उनका जो आधिकारिक पक्ष था वो यही रहा कि ये एक रोग ऑपरेशन था। मतलब कुछ निचले स्तर के अधिकारियों ने ये अपनी मर्जी से कर दिया, बिना शीर्ष नेतृत्व की जानकारी या मंजूरी के। लेकिन इस सऊदी जांच पर तो शुरू से ही सवाल उठ रहे थे, है ना? पारदर्शिता को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर सवाल उठे। एक तो जांच की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, मुकदमे बंद दरवाजों के पीछे चले, ज्यादातर सबूतों को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने इस पर चिंता जताई कि क्या ये जांच वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकती है, खासकर तब जब शक की सुई सत्ता के इतने ऊंचे स्तर तक जा रही हो। और यहीं पर शायद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एंट्री होती है, जिसने मामले को एक नया ही मोड़ दे दिया। CIA का क्या कहना था? हाँ, ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपने आकलन में उच्च विश्वास, मतलब हाई कॉन्फिडेंस, जो उनकी भाषा में काफी पुख्ता यकीन दिखाता है, इसके साथ कहा कि इस ऑपरेशन को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने या तो मंजूरी दी थी या कम से कम उन्हें इसकी जानकारी थी और उन्होंने इसे रोका नहीं। मतलब CIA सीधे तौर पर MBS पर उंगली उठा रही थी। उनके आकलन का निष्कर्ष तो यही था, और ये आकलन कथित तौर पर इंटरसेप्ट की गई बातचीत और दूसरे खुफिया स्रोतों पर आधारित था। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप था। बहुत बड़ा। और बाद में 2021 में अमेरिकी सरकार ने इस खुफिया आकलन का एक गैर वर्गीकृत, मतलब डीक्लासिफाइड संस्करण जारी भी किया, जिसने सार्वजनिक रूप से MBS को इस ऑपरेशन से जोड़ दिया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई थी। हाँ, वो संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक एग्नेस कैलामार्ड की रिपोर्ट। उसमें क्या कहा गया था? जी, एग्नेस कैलामार्ड, जो उस समय न्यायतर हत्याओं पर संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल रैपोर्टियर थी, मतलब मानवाधिकार मामलों की एक स्वतंत्र जांचकर्ता, उन्होंने जून 2019 में अपनी एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इस घटना को साफ तौर पर एक न्यायातर हत्या यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन करार दिया, जिसके लिए सऊदी अरब राज्य जिम्मेदार हैं। उनकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उच्च स्तरीय सऊदी अधिकारियों और संभवतः क्राउन प्रिंस तक की संलिप्तता के विश्वसनीय सबूत मौजूद हैं, और उन्होंने पुरजोर मांग की कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच होनी चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय निष्कर्ष, CIA और UN, इनका असर क्या हुआ? क्या सऊदी अरब पर कोई ठोस कार्रवाई हुई फिर? इसका कूटनीतिक असर तो काफी हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऐसे कई पश्चिमी देशों ने घटना की कड़ी निंदा की। कुछ देशों ने घटना में कथित रूप से शामिल जो सऊदी अधिकारी थे, उन पर लक्षित प्रतिबंध लगाए, जैसे वीजा बैन कर दिया, संपत्ति फ्रीज कर दी। अच्छा। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों ने सऊदी अरब में होने वाले बड़े सम्मेलनों का बहिष्कार किया या अपने निवेश पर दोबारा सोचने लगे। तो इससे सऊदी अरब की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी, उसे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा। खासकर MBS के सुधारवादी चेहरे को एक बड़ा धक्का लगा। लेकिन यहाँ पे फिर वो भू राजनीति वाला पहलू आ जाता है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। क्या ये निंदा और ये थोड़े बहुत प्रतिबंध काफी थे? हाँ, यही पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, कई देशों ने निंदा तो जोरदार की, लेकिन वो सऊदी अरब के साथ अपने गहरे रणनीतिक और आर्थिक हितों को भी नजरअंदाज नहीं कर सके। जैसे सऊदी अरब दुनिया का एक प्रमुख तेल निर्यातक है, पश्चिमी देशों से हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है, और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी उसे एक महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता रहा है। तो इसलिए कड़ी बयानबाजी तो हुई, लेकिन कई देशों ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह तोड़ने से परहेज किया। और अमेरिकी प्रशासन का रुख क्या रहा, खासकर तब जब उनकी अपनी खुफिया एजेंसी CIA MBS को जिम्मेदार मान रही थी?
उस समय का जो अमेरिकी प्रशासन था उसने रियाद के खिलाफ बहुत कड़े कदम उठाने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर से ज्यादा सख्त कार्रवाई का दबाव जरूर था। प्रशासन ने रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर ज्यादा जोर दिया। हाँ, बाद के प्रशासन ने कुछ और प्रतिबंध जरूर लगाए। खासकर ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट के तहत ये एक अमेरिकी कानून है जो मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों पर प्रतिबंध लगाता है, और खुफिया रिपोर्ट भी जारी की। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति दिखाती है कि कैसे मानवाधिकारों पर चिंता और भू राजनीतिक यथार्थ मतलब जियोपॉलिटिक्स के बीच एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश होती है, खासकर जब मामला एक शक्तिशाली सहयोगी देश से जुड़ा हो। और सऊदी अरब का इन सभी आरोपों पर और इन खुफिया रिपोर्टों पर क्या कहना था? उन्होंने कैसे जवाब दिया? सऊदी अधिकारियों ने तो लगातार और बहुत पुरजोर तरीके से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इस घटना से जुड़ने वाले किसी भी दावे का खंडन किया। जाहिर है। हाँ, उन्होंने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को तो नकारात्मक, झूठा और अस्वीकार्य तक कह दिया। उन्होंने जोर दिया कि उनकी अपनी न्याय प्रक्रिया ने दोषियों की पहचान कर ली है, उन्हें सजा दी है और यही जवाबदेही का सबूत है। उन्होंने बाहरी सुरक्षा सलाहकार फर्म जैसे क्रोल उनसे भी जांच करवाई, जिनके निष्कर्ष कथित तौर पर अमेरिकी खुफिया आकलन से मेल नहीं खाते थे। उनका मुख्य तर्क यही रहा कि शीर्ष नेतृत्व की सीधी संलिप्तता के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, अप्रमाणित हैं। तो हमारे पास एक तरह से 3 अलग-अलग कोण हैं: तुर्की की जांच के दावे, अमेरिकी खुफिया आकलन और सऊदी पक्ष का खंडन। बिल्कुल, और इसी वजह से एक सर्वमान्य या कहिए कि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना इतना मुश्किल रहा है इस मामले में। हर पक्ष के अपने तर्क हैं, अपने सबूत हैं या फिर सबूतों का अभाव है। सऊदी अरब में जो कानूनी कार्रवाई हुई उसके नतीजे क्या रहे? आपने बंद दरवाजों के पीछे सुनवाई का जिक्र किया था। हाँ, दिसंबर 2019 में सऊदी अदालत ने 11 अभियुक्तों में से 5 को मौत की सजा सुनाई थी और 3 को कुल मिलाकर 24 साल की कैद की सजा दी। बाकी बरी हो गए थे। 5 को मौत की सजा? जी। हालांकि 2020 में खबर आई कि खाशोगी के परिवार ने कथित तौर पर हत्यारों को माफ कर दिया है, जिसके बाद मौत की सजाओं को कम करके 20 साल की कैद में बदल दिया गया। अच्छा। लेकिन जैसा पहले कहा गया, पूरी प्रक्रिया ही अपारदर्शी थी। सुनवाई में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को भी बहुत सीमित पहुंच दी गई और सबूतों का खुलासा नहीं किया गया। तो क्या संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मानवाधिकार समूहों ने इस न्यायिक प्रक्रिया को माना, स्वीकार किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अपर्याप्त बताया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। एग्नेस कैलामार्ड ने तो इसे न्याय का मखौल तक कह दिया था। मुख्य आलोचना यही थी कि सऊदी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से सत्ता के इतने ऊंचे स्तर तक जांच करने और जवाबदेही तय करने में सक्षम नहीं दिखती, खासकर जब मुख्य संदिग्ध ही देश का भावी शासक हो। इस पूरे मामले का एक बेहद परेशान करने वाला और अनसुलझा पहलू है खाशोगी के शव का ना मिलना। इस बारे में क्या जानकारी है, कुछ पता चला? ये वाकई बहुत दुखद और भयानक पहलू है। जमाल खाशोगी का शव आज तक बरामद नहीं हुआ है। आज तक नहीं? आज तक नहीं। तुर्की के अभियोजकों का मानना था कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर दिए गए और उसे दूतावास परिसर से बाहर ले जाकर कहीं ठिकाने लगा दिया गया, शायद किसी स्थानीय सहयोगी की मदद से। सऊदी अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि शव को ठिकाने लगाया गया, लेकिन उनका कहना था कि ये काम संदिग्धों और स्थानीय सहयोगियों ने किया और उन्हें नहीं पता कि शव आखिर है कहाँ। शव का न मिलना जांच के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान है? ये एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, अगर शव मिलता तो मौत का सटीक कारण पता चल सकता था। क्या गला घोटा गया, जहर दिया गया या कुछ और हुआ? ये एक महत्वपूर्ण फोरेंसिक सबूत होता जो शायद हत्या के तरीके और हत्यारों की पहचान की पुष्टि में मदद कर सकता था। सही बात है। इसकी अनुपस्थिति ने मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है और स्वतंत्र जांच की मांग को और मजबूत किया। और जाहिर है, ये परिवार के लिए भी अंतहीन पीड़ा का स्रोत है, जिन्हें अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार करने का अवसर भी नहीं मिला। इस पूरी घटना का व्यापक असर क्या हुआ, खासकर दुनिया भर के पत्रकारों पर, असंतुष्ट आवाजों पर? इसका असर बहुत गहरा और डरावना रहा है। इसे अक्सर पत्रकारों, खासकर जो निर्वासित हैं और सत्तावादी शासनों के आलोचक हैं, उन पर डरावना प्रभाव यानी चिलिंग इफेक्ट डालने वाला माना जाता है। चिलिंग इफेक्ट मतलब ये कि एक दूतावास के अंदर जो आमतौर पर राजनयिक छूट, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के कारण सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां इस तरह की नृशंस हत्या और उसके बाद जवाबदेही की कमी ने एक तरह का संदेश दिया कि असहमति जताने की कीमत कितनी भयानक हो सकती है। तो इसने एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी तब के लिए। निश्चित रूप से,
इसने दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा, राजनीतिक शरणार्थियों की हिफाजत और ये जो राजनयिक विशेषाधिकार हैं उनके संभावित दुरुपयोग को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी। ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या कोई भी देश अपने आलोचकों को दूसरे देश की धरती पर इस तरह निशाना बना सकता है, और क्या राजनयिक परिसर ऐसी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2018 की घटना के बाद भी क्या इस मामले में कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है? हाँ, कुछ चीजें हुई हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, 2021 में अमेरिकी खुफिया समुदाय की वो गैर वर्गीकृत रिपोर्ट का सार्वजनिक होना एक अहम कदम था, जिसने एमबीएस की भूमिका पर एक तरह से आधिकारिक मुहर लगा दी, खुफिया आकलन के तौर पर ही सही। अमेरिका ने ग्लोबल मैग्नेट्स्की एक्ट के तहत घटना से जुड़े कई सऊदी नागरिकों और संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाए। कई यूरोपीय देशों और मानवाधिकार संगठनों ने लगातार स्वतंत्र आपराधिक जांच की मांग जारी रखी है, और कुछ ने सऊदी संस्थाओं के साथ सहयोग पर भी सवाल उठाए हैं या उसे सीमित किया है। हालांकि ये भी सच है कि कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच शुरू नहीं हो पाई है। यहाँ एक बुनियादी विरोधाभास भी दिखता है। एक तरफ तो खुफिया एजेंसियों के इतने पुख्ता आकलन है, दूसरी तरफ अदालती कार्यवाही में उन निष्कर्षों को साबित करने की चुनौती है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और अक्सर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये सामने आता है। देखिए, खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटाने के लिए कई तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करती हैं। सिग्नल्स इंटेलिजेंस होती है, जैसे फोन कॉल इंटरसेप्ट करना। ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, मतलब गुप्त मुखबिर, विदेशी एजेंसियों से मिली जानकारी। अच्छा, ये जानकारी नीति निर्माताओं के लिए फैसले लेने में मददगार हो सकती है, लेकिन इसे हमेशा अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। कभी स्रोत की गोपनीयता भंग होने का खतरा होता है, तो कभी वो जानकारी कानूनी सबूत के जो मानक होते हैं, जैसे उसकी पुष्टि हो सके, उस पर जिरह हो सके, उन पर खरी नहीं उतरती। तो मतलब सीआईए का उच्च विश्वास अदालत में अपराध साबित होने के बराबर नहीं है? कानूनी नजरिए से देखें तो नहीं। अदालतें ठोस सत्यापन योग्य सबूत मांगती हैं। गवाहों से पूछताछ और जिरह की प्रक्रिया होती है। फोरेंसिक दावों को सार्वजनिक रूप से परखा जाता है। यही वजह है कि भले ही सार्वजनिक धारणा बनाने में और राजनीतिक दबाव बनाने में खुफिया आकलन जैसे सीआईए रिपोर्ट बहुत प्रभावशाली हों, लेकिन अदालती नतीजे, चाहे वो तुर्की में हो या सऊदी अरब में, वो अक्सर सीमित, विवादित या अपर्याप्त लगते हैं। ये जो खाई है, ये इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इन सब राजनैतिक, कानूनी और खुफिया दांवपेच के बीच इस पूरी त्रासदी का एक मानवीय पक्ष भी है जिसे भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जमाल खाशोगी की मंगेतर हतीजे चेंगिज और उनके बच्चों के लिए ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं है, ये गहरी व्यक्तिगत त्रासदी है। हाँ। उन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए अथक संघर्ष किया है। उन्हें कूटनीतिक टालमटोल का सामना करना पड़ा, कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा और लगातार मीडिया के सवालों का भी। और जैसा हमने कहा, शव का न मिलना और एक पारदर्शी, संतोषजनक कानूनी प्रक्रिया का अभाव, ये उनके दुख और अन्याय के बोध को और गहरा करता है, लंबा खींचता है। उनके पूर्व सहयोगियों और पत्रकार समुदाय की क्या भूमिका रही है सब में? द वॉशिंगटन पोस्ट में उनके सहयोगियों ने और दुनिया भर के पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इस मामले को जिंदा रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने लगातार रिपोर्टिंग की है, श्रद्धांजलि दी है और सरकारों पर जवाबदेही के लिए दबाव बनाने वाले अभियान चलाए हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जमाल खाशोगी को सिर्फ एक खबर का विषय बनाकर भुला न दिया जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें तो इस मामले की स्थायी विरासत क्या नजर आती है? क्या बड़े सबक या बदलाव इससे जुड़े हैं? देखिए, कम से कम 3 बातें तो बहुत स्पष्ट रूप से उभरती हैं, जो हमने शुरू में भी उठाई थी। पहला, इसने दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों जैसी जगहों की जो सुरक्षा की धारणा थी, उसे बुरी तरह हिला दिया है। हाँ, ये जगहें अब उतनी सुरक्षित नहीं लगती और इसने राजनयिक परिसरों की गतिविधियों और उनमें होने वाली संभावित अवैध कार्रवाइयों की बेहतर निगरानी की जरूरत पर जोर दिया है। और दूसरा बिंदु भू राजनीति से जुड़ा था। हाँ, दूसरा, इसने भू राजनीति की सीमाओं और उसकी दुविधाओं को उजागर किया। ये दिखाया कि कैसे शक्तिशाली देशों या सहयोगियों से जुड़े गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में भी राष्ट्रीय हित, आर्थिक संबंध और रणनीतिक गणनाएं अक्सर नैतिक आक्रोश और जवाबदेही की मांग पर भारी पड़ जाती हैं। और तीसरा, पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने निर्वासित पत्रकारों और असंतुष्टों की सुरक्षा के मुद्दे को वैश्विक एजेंडे पर ला दिया है। इसने सीमा पार दमन, जिसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं, यानी सरकारों द्वारा अपने आलोचकों को देश की सीमाओं के बाहर निशाना बनाना, इसके खतरों पर एक नई और बहुत जरूरी बहस शुरू की है।
और इसके लिए राष्ट्रीयकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने की जो चुनौती है उसे रेखांकित किया है। लेकिन इन सब विश्लेषणों के बावजूद कई बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, जिनके जवाब शायद हमें कभी ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सऊदी नेतृत्व के उच्चतम स्तर से, यानी क्या क्राउन प्रिंस से हत्या का स्पष्ट आदेश आया था? खुफिया आकलन इसी ओर इशारा करते हैं, लेकिन निर्णायक सबूत सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। दूसरा, जमाल खशोगी का शव आखिर है कहाँ? क्या उसे कभी बरामद किया जा सकेगा? और तीसरा, क्या कभी कोई ऐसी निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रिया संभव हो पाएगी जो इन विवादित खुफिया दावों और सबूतों की जांच आपराधिक न्याय के स्थापित मानकों के तहत कर सके और सच सामने ला सके? और इन सवालों के जवाब क्यों जरूरी हैं? क्या ये सिर्फ ऐतिहासिक महत्व की बात रह गई है अब? नहीं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ इतिहास का मामला नहीं है। इन सवालों के जवाब भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये साबित हो जाता है या ये धारणा ही बनी रहती है कि शक्तिशाली राज्य विदेशी धरती पर अपने आलोचकों की हत्या करके बिना किसी गंभीर परिणाम के बच निकल सकते हैं, तो ये भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानदंड है उन्हें बेहद कमजोर करता है। सही कहा। और जाहिर है ये दुनिया भर में असंतुष्टों और पत्रकारों के लिए खतरा और बढ़ा देता है। तो संक्षेप में कहें तो जमाल खशोगी की हत्या एक बहुत क्रूर याद दिलाती है कि सत्तावादी शासनों के जो मुखर आलोचक हैं, खासकर जो निर्वासन में रह रहे हैं, उनको कितना ज्यादा खतरा है। इसने खुफिया निष्कर्षों और न्यायिक उपायों के बीच की जो जटिल खाई है उसे उजागर किया, पुराने गठबंधनों की परीक्षा ली और पत्रकारों की सुरक्षा पर वैश्विक स्तर पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, ये मामला उन सभी के लिए एक कभी न भरने वाला घाव है जो जमाल खशोगी को या उनकी पत्रकारिता को जानते थे, और उन सभी के लिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को महत्व देते हैं। ये लगातार जांच की मांग करता है, सीमा पार हत्याओं से निपटने के लिए बेहतर अंतर्राष्ट्रीय तंत्र बनाने की मांग करता है, और उन पत्रकारों के लिए नए सिरे से समर्थन की मांग करता है जो सच बताने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और अंत में इन सभी स्रोतों और इस पूरी चर्चा से एक विचार और उभरता है जिस पर हमने सीधे तौर पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जो सोचने पर मजबूर जरूर करता है। क्या राजनयिक छूट यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का दायरा इतना निरंकुश होना चाहिए कि वो दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों के अंदर हुए जघन्य अपराधों जैसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच में भी बाधा बन सके? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, न्याय की अवधारणा और मानवाधिकारों की सुरक्षा पर बहुत गहरा असर डाल सकता है।